नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे संक्रमण से सन्नाटा। देखिए, लगातार कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि इस पहली लहर के बाद दूसरी और दूसरी के बाद ये जो तीसरी के संकेत आ रहे हैं, ये वाकई थोड़ा सा पैनिक कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए बहुत घातक हो सकती है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत गंभीरता से इसको लिया है और ये कहा है केंद्र को कि कम से कम आगे बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी सोचा जाए। अब इससे इतर यदि अभी जो दूसरी लहर की हम व्यवस्थाओं की बात करें यदि पूरे देश में, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू की व्यवस्था में वेंटिलेटर्स की बात की जाए, दवा और इंजेक्शन की बात की जाए, तो प्रॉपर तरीके से अभी भी व्यवस्थाएं नहीं हैं। पूरी कोशिश जरूर है सरकार की कि लगातार प्रयास किया जा रहा है। चाहे आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, लगातार जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाले हैं। और उसके बाद ये सबसे बड़ी बात होती है कि आखिरकार इस खतरे से कैसे बाहर निकले। कुछ जगहों पर थोड़ी सी राहत की खबर भी है, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत तेज हुई है, वैक्सीनेशन बहुत तेज हुआ है, उसके बाद निश्चित तौर पर वो ग्राफ थोड़ा सा कम होता दिखा है। लेकिन एकदम से ये ठीक हो जाएगा या जड़ से ये चला जाएगा, ये कहना तो बिल्कुल भी मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। अभी उन स्थितियों को संभालना बहुत जरूरी है। और तीसरी लहर के लिए यदि अभी से संकेत आ रहे हैं कि तीसरी वेव इसकी आ सकती है, सितंबर तक आ सकती है, तो मुझे लगता है कि अभी से उसके लिए सोचा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और यदि उन पर इफेक्ट होगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी संभालने में। अभी यदि हम देखें पूरे देश और पूरे दुनिया की यदि बात की जाए, तो कोरोना में करोड़ों की संख्या में पेशेंट है। और देखिए, वाकई में इतना बड़ा आंकड़ा, उतनी जगह से लोगों का आना, प्रॉपर उनको व्यवस्थाएं मिलना, उतने डेवलपमेंट सिर्फ हॉस्पिटल से नहीं हो पा रहा है। देखिए, तमाम ऐसी संस्थाएं भी हैं जिन्होंने कोविड केयर सेंटर खोले हैं, पर्सनल उसमें भी लोग सेवा करने के लिए तत्पर हैं। मेडिकल और चिकित्सा विभाग की बात की जाए तो उनकी तरफ से प्रयास जारी है, सरकार जो कर सकती है उनकी तरफ से प्रयास जारी हैं। तो इन सब के बीच कुल मिलाकर इस जंग को जीतने के लिए सबका प्रयास है। हम सब इसके लिए सोच रहे हैं, हम सब इसके लिए बात करते हैं। और एक बात ये बिल्कुल हमें सोचनी होगी कि पैनिक नहीं होना है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। हम जानते हैं, समझते हैं कि जो ग्राफ शमशान घाटों में जो देखते हैं हम और हॉस्पिटल्स में जो देख रहे हैं हम, लोगों के तड़प के मर जाने की जो घटनाएं हमने देखी हैं, वो निश्चित तौर पर घबरा सकते हैं आप उन्हें देखकर। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। जितना प्रयास किया जा रहा है कर रहे हैं। और कहां कमी है, यदि कोई लगता है कि कहीं कोई गलत हो रहा है, कोई कमी हो रही है, तो अपने नजदीकी जो लोग भी इस प्रशासन से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं आपके आसपास, उन तक ये बात जरूर पहुंचाइए। जितना प्रयास करेंगे उतनी जल्दी हम इस जंग से जीत पाएंगे। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपा श्रीवास्तव हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं, मेरी सहयोगी शिवाली मेरे साथ है। और आपको बता दें कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं अकील सिद्दीकी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उज्जैन संवाददाता अनिल बैरागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, मैं सबसे पहले विवेक से शुरुआत करूंगी। विवेक, क्या हालात है, क्योंकि लगातार दूसरी लहर से निपटने के लिए जंग जारी है। रोज जो खबरें आती हैं, रोज जो आंकड़े आते हैं, राहत की खबर भी आती है, लेकिन फिर भी जो हाहाकार मचा है उससे बिल्कुल हम अलग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तीसरी वेव का जो इंडिकेशन मिला है, उससे भी लोग थोड़ा सा, अब मुझे लगता है, पैनिक हो गए, क्योंकि पूरा डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि बच्चों पर बहुत इफेक्ट हो सकता है। विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए विवेक, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा है कोविड को लेकर और पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम सब इस जंग को जीतने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जितना हर संभव प्रयास होता है, हर चीज की पूर्ति के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी इस बीच के तीसरी लहर की जो बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करे। विवेक, मेरी आवाज पहुंच रही है?
चलिए, विवेक तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। दीपा, क्या कहेंगे? पूरे देश में हाहाकार मचा है, इस स्थिति से निकलने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? ये बहुत बड़ी एक महामारी के रूप में है दीपा, और तीसरी वेव भी निश्चित तौर पर थोड़ी सी चिंता बढ़ा रही है। होगा कि जो अरे यार इनका काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि अगर बात की जाए दूसरी लहर की, तो जब पहली लहर आई थी तब अगर राजधानी भोपाल की मैं बात करूं तो 368 दिनों के अंदर 50,000 केस जो हैं वो आए थे, लेकिन 41 दिनों के अंदर ही अब 50,000 केस निकल कर आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पहली लहर से दूसरी लहर की स्थिति जो थी वो कितनी ज़्यादा भयावह थी। लेकिन अब अगर जिस तरह से बात कही जा रही है कि तीसरी लहर जो है वो और ज़्यादा भयावह होगी, जिस तरह से बच्चों पर इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है। इन पूरे मामलों को लेकर केंद्रीय सरकार को जो है, जो केंद्रीय सलाहकार है, वैज्ञानिक सलाहकार है, उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर के लिए जो तैयारी है वो सरकार को कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार को पूरी तैयारियां जो है वो कर लेनी चाहिए। राज्यों को भी बात कह देनी चाहिए कि तीसरी लहर के लिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन जो है वो सुनिश्चित कर ली जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर राखी अगर तीसरी लहर आती है तो जिस तरह से हमने देखा था कि दूसरी लहर में जिस तरह से भयावह स्थिति बनी, कहा जा सकता है अव्यवस्थाएं हुई, जिसके कारण कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, कई ऐसे परिवार थे जो पूरी तरह से टूट गए। तो ये सारी तस्वीरें दोबारा हमारे सामने आए, क्योंकि जो तीसरी लहर है वो काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है कि खतरनाक होगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही इतना डैमेज कर देगी जितना कहा जाए 12 दिनों के अंदर डैमेज हो पाता था। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो दूसरी लहर है उससे काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति होगी। अब अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो हैं प्रभुराम, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री का भी साफ तौर पर यही कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। प्रयास यही है कि तीसरी लहर ना आए। जिस तरह से लोग यदि कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन करते हैं, लोग अगर मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, अब तो वैक्सीनेशन भी एक बड़ा अहम कहा जा सकता है कि रोल निभा रहा है। तो यदि लोग वैक्सीनेशन समय पर लगवाते हैं, तो यदि इन सारी चीज़ों को हम सुनिश्चित करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो तीसरी लहर है उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए दीपा, वापस आऊंगी। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार अखिल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिल जी, क्या लगता है पूरा देश जो है इस कोविड की महामारी से जूझ रहा है? प्रयास के तौर पर बहुत बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप पहले ही कर चुका है और एक बार फिर से उसे हस्तक्षेप करना पड़ा है तीसरी लहर के बारे में, कैसे चिकित्सकों ने कहा है। तो उन्होंने अभी से यह कह दिया है, गवर्नमेंट्स को यह मैसेज दे दिया है कि प्लीज वैक्सीनेशन के बारे में सोचें, क्या हो सकता है उसको करवाएं। ऐसा ना हो कि हम उसका इंतजार करें, भगवान ना करे कभी भी ये तीसरी लहर हमें या किसी को भी देखनी पड़े, लेकिन यदि आती है तो अभी से अब हमें तैयारियां भी रखनी होंगी। चलिए, एक बार फिर हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल जी से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विवेक, पूरे देश में हाहाकार मचा है, तीसरी लहर की बात भी आ रही है, दूसरी से पूरी तरह से हम निपट नहीं पाए हैं। क्या लगता है इस वक्त ये बहुत बड़ी महामारी के रूप में हम सब के बीच है, क्या कोई और प्रयास किए जाने चाहिए? और लगातार जो प्रयास ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर्स इनके लिए किए जा रहे हैं, क्या वो काफी हैं? चलिए, शायद मेरी आवाज संवाददाता तक नहीं पहुंच रही है। मेरी सहयोगी शिवाली मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवाली, इस कोविड को लेकर हमने कई चर्चाएं की हैं, कई बड़े डॉक्टर्स से बात की है। वाकई में ये एक ऐसी महामारी है जिससे हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, ये पॉजिटिविटी हमें रखनी चाहिए। लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात यदि की जाए तो निश्चित तौर पर अभी प्रयास हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से भरपाई नहीं है। लेकिन हाँ, आज उस दौर में तो हम पहुंचे हैं कि कम से कम ऑक्सीजन वगैरह मिलना तो कम से कम शुरू हो गया है। बिल्कुल राखी, देखा जाए तो लगातार हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से देश के हालात निकलकर सामने आए हैं तो वो बहुत भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग भी बहुत डरे हुए हैं कोरोना को लेकर। आपने भी देखा है कि हम लगातार तस्वीरें हमारे सामने जो लगातार आ रही हैं वो भी बेहद
खतरनाक तस्वीरें हैं, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी पैदा होती जा रही है। डॉक्टर्स भी लगातार कई तथ्य लेकर सामने आ रहे हैं, समय समय पर जागरूक करने की कोशिश भी डॉक्टर्स लगातार जनता को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में इस वक्त जो पैनिक की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं हम सही भी ठहरा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना में लोगों ने अपनों को खोया है, शमशान, फिर चाहे वो शमशान घाट के बाहर लगी लाशों के ढेर हो या फिर हॉस्पिटल में तड़पते मरीज, एक एक सांसों के लिए लोग तरस रहे हैं। तो बेहद जरूरी हो जाता है इस वक्त ये चर्चा करना कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं हमारे साथ, हमारे सामने क्या कुछ व्यवस्थाएं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है इस पर चर्चा करना कि आखिर शासन प्रशासन की क्या तैयारियां रही है, क्योंकि फर्स्ट वेव जो हमने देखी है उसके बाद जो इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे सामने निकल कर आई हैं, तो कहीं ना कहीं लिहाजा वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं या क्या कुछ तैयारियां हमने उस वक्त की थी। बिल्कुल ठीक बात है। और इस वक्त आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से विशेष संवाददाता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, देश भर की बात हो रही है, यूपी की भी बात हमने अक्सर की है, क्या लगता है इस कोविड-19 से निपटने के लिए और क्या कुछ किया जाए? और वाकई में पहले से अभी की यदि हम तुलना करें, चाहे आंकड़ों की बात करें या फिर वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स, इन तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, तो कुछ दुरुस्त हुआ है? देखिए, फिलहाल तो बहुत देर हो चुकी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से चाहे लखनऊ की बात करें, आप तक भी खबर पहुंच रही होंगी कि लखनऊ में किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी रही, वेंटिलेटर की कमी रही, अस्पतालों की कमी रही, लोग, और सबसे बड़ी चीज जो फेल होना आप कह सकते हैं किसी सरकार का, वो सिस्टम का फेल होना रहा। आम आदमी जब परेशान होता था तो सिस्टम से जिस तरह की सहायता मिलनी चाहिए थी उस तरह की सहायता उसको मिल नहीं पाई। सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी ये आ गई कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते तक, करीब एक पखवाड़े तक वो खुद कोविड पॉजिटिव रहे, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं तैयारी में मुश्किल आई और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं और खासतौर से राजधानी के लोग हैं वो प्रभावित हुए। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि पिछले 1-2 दिन से जब से योगी आदित्यनाथ एक तरीके से एक्शन में आए हैं और उन्होंने टीम 11 को भंग करके टीम 9 का गठन किया है, उसके बाद से कुछ तेजी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इस बार जो टीम 9 उन्होंने बनाई है उसमें कोशिश ये की गई है कि अलग अलग लोगों को, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाए और उसका नतीजा भी निकल के आ रहा है। कुछ नए हॉस्पिटल्स भी बने हैं, अस्थायी हॉस्पिटल्स भी बने हैं। तो आप अब कह सकते हैं कि जिस तरीके की तस्वीरें शुरुआती दौर में आई थी और बड़ी भयानक तस्वीरें निकल के सामने आई थी, वैसी तस्वीरें अब निकल के नहीं आ रही हैं। ये राहत की बात है उत्तर प्रदेश के लिए भी और खास तौर से लखनऊ के लिए भी। लेकिन हम तक जो खबरें दूसरे हिस्सों से पहुंच रही हैं, गंवई इलाकों से पहुंच रही हैं, गांवों से पहुंच रही हैं, वो थोड़ी चिंता का सबब बनती हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर उस तरह के अस्पताल नहीं है, उस तरह के चिकित्सा संसाधन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब पंचायत इलेक्शन हुआ है उसमें काफी भीड़ भाड़ रही, एक दूसरे को लोगों ने प्रभावित किया, तो अब जाके ये चिंता की बात निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए है और अगले एक हफ्ते में पता चलेगा कि आखिर तस्वीर किस तरह की रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। मेरी सहयोगी शिवाली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाली, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने सवाल ले सकते हैं। संवाददाता उज्जैन संवाददाता अनिल बैरागी से कहीं ना कहीं ये होगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम हालात लगातार देखते आ रहे हैं कि कहीं, लेकिन अब कुछ अच्छी खबर भी मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आई है कि मध्य प्रदेश का भी रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं संक्रमण दर भी कम हो रही है। तो क्या कुछ उज्जैन प्रशासन इस वक्त कर रहा है, क्योंकि उज्जैन में भी लॉकडाउन का अगर देखा जाए तो क्या कुछ उस तरफ व्यवस्थाएं की जा रही हैं आगे संक्रमण की दर को रोकने के लिए? देखिए शिवाली, अगर निश्चित तौर पर कोविड-19 की अगर बात की जाए तो जो प्रशासन के जो दावे हैं और जो जितने भी उसने उपाय के रूप में जो आम जनता के बीच में जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जो दिशा निर्देश देते हुए तमाम हथकंडे जो अपनाए हैं कि किसी भी तरह से कोरोना की जो चेन चल रही है इसे तोड़ा जा सके, लेकिन किस हद तक उज्जैन की अगर बात करें शहर की तो इसमें थोड़ी राहत 3-4 दिनों से जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो उज्जैन शहर से लेकर जो देहातों की हालत वाकई बहुत ज्यादा सीधी सी बात यूं कहा जाएगा कि खतरे में पूरी तरह से पहुंच चुकी है, क्योंकि अब जो है वो आज
का जो पिछले जो 24 घंटे में जिस तरह से जो कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर बात की जाए तो राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि 410 मरीज जो है वो इन्फेक्टेड पाए गए हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो देहातों की हालत उज्जैन जिले में बहुत दयनीय और बहुत खराब है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो ग्रामीण अंचल जो है वो ग्रामीण अंचलों में इतनी बुरी तरह से ये कोरोना पैर पसार चुका है कि अब प्रशासन हर तरह के किसी भी तरह से उस चेन को तोड़ने के लिए तरह तरह के इंतजामात में लगा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दिवाली में अब जो कहने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उज्जैन की जो क्राइसिस या आपदा प्रबंधन की बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं तो वो लगता नहीं कि बिल्कुल उनका बराबर पालन हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर अभी भी लोगों की आवाजाही है। एक जैसा अगर किसी तरह से अगर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अगर आदेश अगर इस तरह से निकाला जाता है तो निश्चित तौर पर उसका पूरी तरह से जो परिपालन है उसका होना चाहना जो तस्वीरों में दिखना चाहिए। लेकिन अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण अंचलों तक इसका बिल्कुल ये जो है इसका पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो बिना उसके सीधे शहर में प्रवेश करते हैं और किसी भी बहाने से अस्पताल जाना हो, मेडिकल की दवाई खरीदना हो या किसी भी तरीके से, तो वो कुल मिलाकर ये है कि जो कोरोना की जो चेन किसी हद तक तोड़ने में जो उज्जैन कामयाब रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि जो कोरोना का जो स्वास्थ्य बुलेटिन जारी हुआ तो जाहिर सी बात है कि ये फिर से वही खतरे की आशंका जो है वो बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि एक जैसा अगर सभी दूर सारी तहसीलों में अगर पालन कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस चेन को तोड़ना किसी हद तक जो है वो कामयाबी जो है जिला प्रशासन करेगा। जी शिवाजी। जी बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। दीपा, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ हालात इस वक्त अस्पतालों के नजर आ रहे हैं? क्योंकि अस्पतालों की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। क्या कुछ हालात इस वक्त वहां के अस्पतालों के नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो अस्पतालों के हालात हैं वो कहीं ना कहीं व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मगर प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्था को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। बात की जाए भोपाल जो ज़िला है उसके जो प्रभारी जो मंत्री विश्वास सारंग वो लगातार स्वास्थ्य जो अस्पतालों का जायजा लेने निकल रहे हैं। बात की जाए स्वास्थ्य मंत्री की तो लगातार अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ के स्वास्थ्य अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी जो भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ये जो अस्पताल है लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, इनका वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है। प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन की बात की जाए तो पहले शुरू में ऑक्सीजन की साफ तौर पे कमी देखने को मिल रही थी, मगर अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तमाम कोशिश की जा रही है कि जो ऑक्सीजन है उसकी पूर्ति की जाए। तो लगातार जयप्रकाश जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो बात की जाए अपने सिलेंडर की तो लगातार जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। जो कर्मचारी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए तो लगातार कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं रोज? कम से कम 200 सिलेंडर के आसपास आ रहा। अच्छा, कितने 200 सिलेंडर दिन भर में ला रहे हैं कि क्वांटिटी कैसे कैसे धीरे धीरे आ रही है? धीरे धीरे अब तो कंट्रोल हो रही है, गैस में कमी आ रही है, मतलब कंट्रोल हो गया है पहले से ज़्यादा कुछ माइक्रो हीटिंग लगाने से। तो यहाँ पे साफ तौर पर जिस प्रकार से जो बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार ने जब से मॉनिटरिंग शुरू की है ऑक्सीजन को लेके, उसके बाद से बात की जाए ऑक्सीजन की तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी तरह मध्य प्रदेश में अब जो है कंट्रोल होती नजर आ रही है। मगर बात की जाए निजी अस्पतालों की तो निजी अस्पताल पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सरकार ने एक पैकेज जारी किया, उसके आधार पर ही जो अस्पताल हैं वो लोगों का इलाज, कोरोना पेशेंटों का इलाज कर सकते हैं। क्योंकि लगातार ऐसी सूचना मिल रही थी अधिकारियों की कि जो निजी अस्पताल हैं वो मन मुताबिक जो कोरोना पेशेंट हैं उनके परिजन से लगातार वसूली कर रहे थे। उसके बाद सरकार ने ये आदेश जारी किया। लगातार मध्य प्रदेश सरकार, बात की जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन की या ऑक्सीजन की, तो लगातार मध्य प्रदेश सरकार तमाम कोशिश कर रही है। और वैक्सीनेशन की बात की जाए तो लगातार कल से जो भोपाल में बात की जाए तो लगातार जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू है। आज भी की बात की जाए तो आज भी 18+ के लोगों को राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन लगना शुरू हो चुका है। जी शिवाली। बिल्कुल, चलिए विवेक,
लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त आपको बता दें कि हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा, जिस तरीके से बात मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, कर्नाटक की हो, पूरे देश की हो, ये महामारी जो है पूरी दुनिया के लिए है, वैश्विक महामारी ही कहा गया है। और अब प्रयास के की बात हम क्योंकि यहां पर कर रहे हैं, तो प्रयास में हम जितनी चीजें देख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है। देखिए, ऑक्सीजन इंप्रूव हुई है, वेंटिलेटर्स पहुंचाए जा रहे हैं, और जहां से आना है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे लगता है अब उसकी मॉनिटरिंग यदि प्रॉपर कर दी जाए कि जल्द से जल्द, ये बहुत पहले भी दीपा एक सुझाव के तौर पर हमने रखा था, तमाम दिग्गजों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया था, चाहे मध्य प्रदेश हो या दूसरे स्टेट्स में जहां भी जिसकी सरकार है, उन लोगों के लिए कि अब जो चीजें आ रही हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, कहां किस हॉस्पिटल में कितनी जरूरत है, किन कोविड केयर सेंटर में किसको कितनी जरूरत है, उनकी मॉनिटरिंग करके वहां पर सप्लाई आप प्रॉपर भेज दीजिए, तो एकदम से जो पैनिक होते हैं लोग, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। जी राखी, ये कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जिससे जो इस वक्त प्रदेश के लिए कहूँ या देश के लिए कहूँ प्राणवायु के रूप में काम कर रही है, उससे पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा तीनों मार्ग जो हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि वायु, रेल और सड़क, तीनों मार्ग से जो ऑक्सीजन है उसे पहुंचाया जा रहा है। जिन भी जगहों पर ज़रूरत है वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लेके आया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ बोकारो से जब भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन आती थी, तो हमने कई बार देखा है कि कई बार ऑफिसर्स के द्वारा सिलेंडर को रोक लिया जाता था, या जो टैंकर्स थे उन्हें कई बार जब्त कर लिया जाता था। इस तरह की स्थितियां भी हमारे सामने आई थी। तो ये अव्यवस्थाएं ना बने, इसके लिए एक पहल की गई है, जहाँ पर रेलवे मार्ग से जो अब सिलेंडर्स हैं या कहा जाए जो टैंकर्स हैं ऑक्सीजन के, वो मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं और हर एक जिले तक उसे पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से महंगे रेट्स में वो जो इंजेक्शन है वो ना बिके, यानी कि काला बाजारी पे किसी भी तरह से रोक लगाई जा सके और सभी अस्पतालों के अंदर जो ये इंजेक्शन है इसकी आपूर्ति की जा सके। इसके अलावा राखी, अब ये भी देखने को मिल रहा था अभी तक हमें कि जहाँ पे प्राइवेट अस्पताल थे वो मनचाहा बिल जो है वो लूट रहे थे, कहा जाए सैनिटाइजेशन के लिए कह दें हम, या फिर कहा जाए कि जो भी दवाएं हैं उनको मनचाहे दामों में बेचा जा रहा था। तो इन सारी चीज़ों पर भी अब सरकार ने नकल कसने के लिए जो है प्रयास किया है। उनके द्वारा अब ये बात भी कही गई है, गृह मंत्री की अगर मैं बात करूं तो कल एक आदेश भी जारी हुआ जहां पे ये बात कही गई है कि अब रासुका के तहत जो है इन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी अस्पताल मनचाहा वसूली करता है या कहा जाए बिल जो है लगाता है, जो कि ज़्यादा जो जितना मार्जिन मिलता है उससे ज़्यादा अगर बिल बनाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जो संचालक हैं अस्पताल के उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो राखी, ये बात तो एक तरफ सही है कि सरकार के द्वारा प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं या कहा जाए कोरोना की जो जंग है उसे जीतने में जल्द से जल्द प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी लोग हैं उनको सभी सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई जा सके। बिल्कुल ठीक है, बने रहिएगा दीपा लगातार हमारे साथ। शिवाली, राखी घनश्याम जी से होगा, घनश्याम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं जो तीसरी वेव आने की आशंका जो सरकार द्वारा जताई गई है, वैज्ञानिक भी लगातार यही बता रहे हैं, विश्लेषक भी लगातार यही बता रहे हैं कि अब तीसरी वेव की तैयारी जो है सरकार को कर लेनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य इसमें ये निकल कर आए हैं राखी कि कहीं ना कहीं बच्चों को ये जो वेव है वो ज्यादा परेशान करेगी, बच्चों के लिए ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। तो घनश्याम जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीएमसी ने और सरकार ने मिलकर अभी से इस पर गौर करते हुए, इस बात को काफी गहराई से लेते हुए बाल चिकित्सा कोविड देखभाल वार्ड जो बनाने शुरू कर दिए हैं, तो क्या लगता है आपको कि बाकी राज्यों को भी इससे सबक लेते हुए अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? घनश्याम जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारा संपर्क घनश्याम जी से कट गया है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विवेक, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ हालात इस वक्त, जिस तरह से आपने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, वो लगातार तस्वीरों में दिख रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी आती जा रही है। जनता कितनी परेशान हो रही है इस वक्त हॉस्पिटल में जाते हुए, क्योंकि जहां हॉस्पिटल चकाचक भरे हुए हैं वहीं कई कोविड केयर सेंटर जो है वहां पर काफी खाली पड़े हुए हैं बेड्स वगैरह। तो वहां की क्यों ये इतनी अव्यवस्थाएं बाहर निकलकर सामने आ रही हैं?
जा रहे हैं जिला कलेक्टर द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, और लगातार स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो लगातार अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनकी साफ तौर पे कमी देखने को मिल रही है। या डॉक्टर की बात की जाए, सीनियर डॉक्टरों की बात की जाए, या स्टाफ नर्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का जो स्टाफ है वो कम पड़ गया। क्योंकि बात की जाए राजधानी भोपाल की तो जब दूसरी लहर जब राजधानी भोपाल में पहुंची तो कहीं ना कहीं जो उसका जो आंकड़ा था बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा था। क्योंकि लगातार रोज की बात की जाए तो 1700 के पार ऊपर जो कोरोना मरीज के जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे। मगर अभी 1 या 2 दिन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी है बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और जो कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं उनकी जो बात की जाए आंकड़ों की तो उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, झाबुआ, ग्वालियर और बात की जाए अलीराजपुर, शाजापुर, ऐसे ग्रामीण जो जिले हैं वहाँ पे जो है रिकवरी जो रेट है बहुत अच्छा है। वहाँ पे लगातार जो पेशेंट है वो ठीक हो रहे हैं, और कोरोना संक्रमण की मामलों की बात की जाए तो वहाँ का जो ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो अब धीरे धीरे जो उसके आंकड़े हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। मगर बात की जाए भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, ऐसे जो शहरी क्षेत्र के जो जिले हैं या इलाकों की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे जो मामले हैं वो बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। मगर लगातार प्रशासन की बात की जाए या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो तमाम नजर बनाए हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्थायी जो अस्पताल है उसको लेके भी चर्चा कर रहे हैं। कई अस्थायी अस्पताल भी बनाए गए हैं, ऑक्सीजन को लेके आदेश जारी कर दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश में 95 ऑक्सीजन प्लांट लगी हैं, जिसमें कई जो ऑक्सीजन प्लांट है वो शुरू हो गए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने खास तौर में रासुका की कार्रवाई के तहत जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू की बात की जाए तो कोरोना कर्फ्यू सख्ती से अपनाया जा रहा है। लगातार राजधानी भोपाल की बात की जाए तो वहां भी सख्ती से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। बाकी जिलों की बात की जाए तो कोरोना कर्फ्यू की बात करें या लॉकडाउन की बात की जाए तो सरकार कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन और जो कोरोना कर्फ्यू हो उसको बढ़ाने को लेकर विचार कर रही है। मगर अस्पताल में अव्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार जो अव्यवस्थाएं हैं वो बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है या कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं कम है। क्योंकि लगातार एकदम से दूसरी लहर में जो कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं वो बढ़ते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी वो कम पड़ गए हैं। लगातार प्रयास जारी है और लगातार जो प्रदेश सरकार है वो लोगों से अपील भी कर रही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। क्योंकि लगातार ये कोरोना की जो चेन तोड़ने के लिए लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। शिवाली, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक वर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं यूपी से। आलोक, एक बात और है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी वेव के लिए भी इंडिकेट किया है। इंडिकेट क्या किया है उन्होंने? तो सीधे सीधे ये कह दिया है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखें और अभी से इसके लिए भी वर्कआउट शुरू कर दें, क्योंकि जो खबरें आई हैं विशेषज्ञों द्वारा जो बच्चों पे इफेक्ट करेगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति में अभी हम हैं, हमारा देश है, उसके साथ इसके लिए भी प्रयास शुरू अभी से कर देना चाहिए? क्या ये संभव हो पाएगा इतनी जल्दी? बिल्कुल, बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि जिस तरीके से के नतीजे देखे तो उससे साफ साफ लगा कि हम शायद उतने बेहतर तरीके से तैयार नहीं थे। और हमारे जो सियासी नेता हैं, जो हमारे राजनीतिक दल हैं और खासतौर से सत्ता में बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर नहीं थे। अगर थोड़ी कड़ी बात कही जाए तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पिछला पूरे एक साल का वक्त है वो कहीं ना कहीं चुनाव जिताने में लगाया। कभी वो बिहार के इलेक्शन में, कभी बंगाल के इलेक्शन में, कहीं दूसरे इलाकों में वो जाते रहे। तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा। हमारे यहाँ का चाहे वो केजीएमसी हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे दूसरे अस्पताल हो, ये मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, राजधानी की बात कर रहा हूँ। दूसरे इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, चाहे वो कानपुर हो, गोरखपुर हो, आगरा हो, बरेली हो, ये जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें उस तरीके की व्यवस्था नहीं हो पाई जिस तरीके की व्यवस्था की जरूरत पहली लेयर में कोविड-19 जब पहली बार आया था तो जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह के बंदोबस्त होने चाहिए थे, जिस तरह से ऑक्सीजन पे काम करना चाहिए था, जिस तरह से अस्पतालों पे काम करना चाहिए था,
उस तरह का काम निश्चित रूप से दिखाई नहीं पड़ा। यानी उसका नतीजा यही निकला कि एक साल में जब एक साल बीता और एक दूसरी लहर कोरोना की आई, कोविड की आई, तो उससे हम ठीक तरीके से निपट नहीं पाए। बहुत सारे जो फ्रंट वर्कर्स हैं वो इससे प्रभावित हुए। यहाँ तक कि आप मान के चलिए कि 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों की मौत जो है सिर्फ लखनऊ, राजधानी लखनऊ में हुई, और दूसरे इलाकों के तो पास ही छोड़ दीजिए। जो गवई इलाके हैं वहां से तो बहुत सारे डाटा हमारे पास आ ही नहीं पाए, बहुत सारे नाम हमारे पास आ ही नहीं पाए, बहुत सारे टेस्ट हम नहीं कर पाए। तो जाहिर सी बात है कि अब जब कहा जा रहा है कि साउथ इंडिया से एक नई स्टेट चली है, एक नया प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है और 16 गुना ज्यादा कहीं तेजी से वो संक्रमण फैला सकता है नया कोविड, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को अब सचेत होना पड़ेगा। नए अस्थायी अस्पताल खड़े करने पड़ेंगे, प्राइवेट अस्पतालों को और मजबूत करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो उनकी क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और 100% उनकी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं कि KGMC सिंह मेडिकल कॉलेज जो अब विश्वविद्यालय है वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लखनऊ का, लेकिन उसका हम केवल 20 से 30% इस्तेमाल ही हम इस बार कर सके। तो जाहिर सी बात है कि अगर नए समय में हम प्रभावित हुए कोविड की तीसरी वेव से, तो कहीं ना कहीं हमें 100% जो है खुद KGMC को और साथ ही जो दूसरे अस्पताल हैं, जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन पर काम करना पड़ेगा। वहाँ जो जिस तरह की सुविधाएं हों, जरूरत है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वेंटिलेटर की हो, चाहे दवाओं की हो, इनको हमें वहां से देना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। यानी एक तरफा काम अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि युद्ध स्तर पे हम लग जाएं, अपने हॉस्पिटल्स को बेहतर कर सकें, अपने संसाधन को बेहतर कर सकें, तभी हम कोरोना से निपट पाएंगे। कोविड की जो विभीषिका हमने सेकंड लेयर में देखी, सेकंड वेव में देखी, वो शायद फिर आगे उससे हम राहत महसूस कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है। शिवाली, आपका कोई सवाल? जी बिल्कुल घनश्याम जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं तीसरी लहर की कोरोना की, क्योंकि इसका अंदाजा विशेषज्ञ भी नहीं लगा पाए हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि हमें कितनी ज्यादा सावधानियां इसमें बरतनी होगी, क्योंकि साफ साफ कहना है कि बच्चों को जिस तरह से ये लहर अपनी चपेट में लेगी वो बहुत ही ज्यादा भयावह हो सकता है। और कहा गया है कि टीकाकरण अब बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी हो गया है, बेहद जरूरी हो गया है जिस तरह के वो हमारे लिए टीकाकरण जरूरी है, क्योंकि बिना टीकाकरण हर्ड इम्यूनिटी नहीं जुटाई जा सकती बच्चों के लिए। तो क्या लगता है कि आप किस तरह से प्रशासन और किस तरह से राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इस स्थिति को संभालेगी, क्योंकि तीसरी वेव जिस तरह से हमने देखा है, दूसरी वेव संभालना मुश्किल हो रहा है, तीसरी वेव आने की आशंका बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। मुझसे है क्या? जी अशोक जी, आपसे ही मेरा क्वेश्चन है। जी आलोक जी, माफ कीजिएगा आलोक जी। जी 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 देखिए, साफ साफ दिखा हमें जब सेकंड वेव हमारे हम तक आई और कहीं ना कहीं सबसे पहले राजधानी लखनऊ में ही लोग प्रभावित हुए, लोगों की मौत शुरू हुई और उसके बाद जो दूसरे बड़े शहर हैं और छोटे इलाके हैं वहां पर फैली। तो हमने कई गलतियां की, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं किया, हमने हॉस्पिटल्स को बेहतर नहीं किया, हमने ऑक्सीजन पे काम नहीं किया, हमने वेंटिलेटर्स की संख्या नहीं बढ़ाई, हमने दवाओं पे काम नहीं किया, और सबसे बड़ी चीज जो हमारी लापरवाही थी वो पंचायत इलेक्शन थे। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत इलेक्शन को कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए, थाम लेना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी रास्ता निकाल लिया गया। सरकार ने ये कोशिश नहीं की कि हाई कोर्ट ने अगर कहा है तो हम चलिए पंचायत इलेक्शन को थोड़े दिन टाल लेते हैं। तो अगर ये सब कुछ चीजें की गई होती, और सबसे बड़ी चीज प्रबंधन, जो चाहे वो राजधानी का हो चाहे प्रदेश के दूसरे हिस्से हैं, वहां का जो प्रशासनिक सिस्टम है, जिस तरह का कोविड जैसी महामारी में जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से रणनीति बनाई जानी चाहिए, उस तरीके की रणनीति यहाँ पर बनाई नहीं गई। तो अगर मशीनरी इससे सबक ले, अगर नेता इस फेलियोरिटी से सबक ले, तब जाके आगे कहीं कुछ हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, साहब कह रहे थे कि बच्चों के लिए एक अलग अस्पताल की दरकार है, बिल्कुल है, और हमारे पास ये बिल्कुल नहीं है। राजधानी लखनऊ में भी अगर कोई बाल अस्पताल है तो कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसमें जिस तरह की जरूरतें हैं हम उसको पूरी कर सके। तो अब सरकार को समझना पड़ेगा कि पहले जो प्रशासनिक मशीनरी, जो कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है, जो हम लोगों को बता नहीं पाते कि उनकी जरूरतें कहाँ से पूरी हो सकती हैं। इस बार ये भी देखा गया कि लोगों को जरूरत थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, उन्हें नहीं पता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिलेगा, कहाँ उनको बेड मिलेगा, उनको नहीं पता था।
किसी अस्पताल में बेड खाली था, वहां मरीज नहीं पहुंच पा रहे थे, जहां मरीज पहुंच जा रहे थे पता चल रहा था वहां पे बेड खाली नहीं है। तो ये जो कम्युनिकेशन का गैप है, जो प्रशासनिक सिस्टम जहां पे फेल हुआ है, उसको समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा कि अगर इस तरीके की महामारी दोबारा हमारे पास आती है, हमको टच करती है, तो हम कम से कम हमारे पास अस्पतालों का स्ट्रक्चर बना रहे, हम ठीक तरीके से व्यवस्था यहाँ पर कर पाए। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि लगातार कोरोना से कैसे जीतना है, बहुत सारे सुझाव के तौर पर भी बातें आई हैं, पल पल की अपडेट, चाहे स्टेट में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है और सरकारों का प्रयास क्या है और क्या कुछ किया जाना चाहिए इस तीसरी वेव के लिए भी, इस पर हमने चर्चा की थी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार इस कोरोना की जंग को जीतना है, पॉजिटिविटी आपको रखनी होगी और बार बार सबसे बड़ी जो अपील हमेशा की गई है कि स्वदेश की भी ये एक अपील है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो मास्क आपको यूज करना है, सैनिटाइजेशन आपको करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करेंगे। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है, ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की बात कह रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए इससे निपटने की योजना बनाने की जरूरत है। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन का ऑडिट करवाने और उसके अलॉटमेंट के तरीके पर फिर से विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर में क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी अभी करनी होगी। युवाओं का वैक्सीनेशन करना होगा। अगर बच्चों पर असर पड़ता है तो कैसे संभालेंगे, क्योंकि बच्चे तो अस्पताल खुद नहीं जा सकते। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर मेदिनीपुर में हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि उन पर केजीटी ग्रामीण विधानसभा के पंचखुड़ी में हमला किया गया है। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, पश्चिमी मेदिनीपुर के दौरे के दौरान मेरी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, शीशे तोड़ दिए गए, मेरे पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया गया, मुझे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ रहा है। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कहीं न कहीं डॉक्टरों की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इंदौर जिले के 2 डॉक्टर्स ने प्रशासनिक अधिकारी के अभद्र व्यवहार के कारण इस्तीफा देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और सरकार को दोनों डॉक्टरों से बात करनी चाहिए। साथ ही उनके इस्तीफे को वापस लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में वैसे ही डॉक्टरों की कमी है। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में बैठने पर कहा कि सरकार को आश्वासन नहीं देना चाहिए, बल्कि जूनियर डॉक्टर्स की मांग पूरी करना चाहिए, क्योंकि लगातार जूनियर डॉक्टर कोरोना संक्रमण के मरीजों की देखरेख कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विवेक राणा ने खास बातचीत की पीसी शर्मा के साथ। मध्य प्रदेश में जहां एक और कोरोना महामारी से जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंदौर की बात की जाए तो इंदौर की जो जिला चिकित्सालय में जो डॉक्टर प्रदर्श पूर्णिमा और मानपुर में जो सीएच डॉक्टर हैं, उनने अपना इस्तीफा दे दिया है एसडीएम को, क्योंकि लगातार उनको प्रताड़ना और अभद्रता के मामले सामने आ रहे थे। उसके बाद ये दोनों डॉक्टरों ने कहीं ना कहीं इस्तीफा अधिकारी को दे दिया है। और इस सब जानकारी से बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा मौजूद है। हमसे ही जानेंगे, सर पहले भी ऐसे कई मामले आए थे डॉक्टर के इस्तीफे के, और फिर एक बार इंदौर में और मानपुर में डॉक्टर के इस्तीफे के मामले सामने। मध्य प्रदेश में वैसे ही डॉक्टरों की कमी हो और ये इस्तीफे का दौर फिर देखने को मिला। नहीं, डॉक्टर्स की कमी है और निश्चित तौर पे उनके साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि इस तनावपूर्ण वातावरण में, जब कोरोना महामारी की वजह से पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, संख्या आ रही है, उनकी जान भी जा रही है, और ये डॉक्टर्स भी एक बड़े कोरोना वॉरियर है। मैं समझता हूँ कि उनसे जो भी वहाँ पर हुआ, और जिला कलेक्टर को उनसे बात करके उस मामले को निपटाना चाहिए। जब भोपाल में इस तरह का मामला आया था, एक पेशेंट की जान चली गई थी और वो डॉक्टर्स ने नहीं सुना था, सोचा
तो हमने उनको डांटा जरूर, लेकिन बाद में उनसे बात करके जो इस्तीफा देने की बात की थी तो हमने उसको शॉर्ट आउट कर लिया। तो कुल मिला के वहाँ पर शॉर्ट आउट करना चाहिए। निश्चित तौर पर कोई जांच में कोई लेट लतीफ़ी हुई हो, कुछ मामला हुआ, लेकिन डॉक्टर की भी अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है, इसलिए डॉक्टर को से बातचीत करके जिला एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को या मंत्री को बात करके डॉक्टर्स को पुनः उनका इस्तीफा मंजूर